So this is Fredo from the side. So we have started this chapter number 12, the struggle towards complete independence. So today we are going to start from the third page, Simon Commission. So now let's start. In 1928, the British government invited Sir John Simon to look into Indian constitutional matters and to bring about reforms in India under the British regime. मीन्स ये ब्रिटिश का जो शासन चल रहा था 1928 में, ब्रिटिश की जो सरकार थी उन्होंने सर जॉन सीमेन को बुलाया था कि वो ये जो इंडिया के जो ये मैटर्स वगैरह थे कि वो उनमें इंडिया के मैटर्स में चेंज वगैरह ला सके। इसलिए ब्रिटिश की जो सरकार थी उन्होंने सर जॉन सीमेन को बुलाया था। The commission was boycotted by the INC as there were no Indians amongst the 7 members of the deciding committee. मीन्स जो कमीशन के लिए वो जो सर जॉन जो सीमेन थे वो जो कमीशन के लिए आए थे, क्या है वो INC को इंडियंस को में चेंज लाने के लिए आए थे। वो देख रहे थे कि उधर ब्रिटिश की गवर्नमेंट में जो ब्रिटिश की जो कमेटी थी, ब्रिटिश की कमेटी में 7 मेंबर्स थे और उन 7 मेंबर्स ब्रिटिश के थे। उन 7 मेंबर्स के अलावा कोई भी इंडियन उस ब्रिटिश के साथ नहीं था। The Simon Commission created displeasure amongst the Indians and black race were raised in protest all over the country. ये जो सिमन कमीशन थे वो बहुत अप्रसन्न हुए थे, वो बहुत दुखी थे क्योंकि जो ये इंडियंस थे उनके साथ एक भी इंडियंस नहीं था और इसलिए उन्होंने काले रंग के झंडे फैला दिए थे इंडिया में। मीन्स काले रंग के झंडे लगा दिए थे इंडिया में। A prominent leader of the Congress, Lala Lajpat Rai, was injured in of the protest against the Simon Commission. Means एक जो लीडर था, जो कांग्रेस का जो लीडर था वो था लाला लाजपत राय। वो बहुत उनको चोट लग गई थी क्योंकि वो जो सिमन कमीशन के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए लाला लाजपत राय को चोट लग गई थी। He later succumbed to his injuries. फिर बाद में उनको चोट लगी थी, उनकी वजह से जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने हार मान ली थी। द सिमन कमीशन इवेंचुअली फेल। लेकिन जो सिमन कमीशन जो था ये पूरा फेल हो गया था क्योंकि वो इंडियंस को अपनी कमेटी में नहीं ला पाए थे, इसलिए पूरा फेल हो गया था। सो नाउ नेक्स्ट इज the civil disobedience movement. So now let's start this movement. The civil disobedience movement launched in 1930 was one of the most significant phases of India's struggle for independence. Means ये जो civil disobedience movement था ये 1930 में लॉन्च किया गया था और ये बहुत इम्पोर्टेंट इंडिया की संघर्ष के लिए, इंडिया के इंडिपेंडेंस की संघर्ष के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मूवमेंट था। more than 60,000 people were imprisoned. इस मूवमेंट के दौरान 60,000 से भी जो ज़्यादा लोग थे वो जेल में गए थे इस मूवमेंट में। The prevalent salt law prohibited India from manufacturing salt. मीन्स ये जो साल्ट लॉ जो बनाया गया था, नमक का जो साल्ट का जो लॉ था इंडियंस पे, मीन्स इंडियन उनको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। मीन्स इंडिया जो है सॉल्ट को नहीं ले सकते। ओनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑथराइज एजेंट्स could so while Indians had to pay a very high tax on its purchase. मीन्स जो ब्रिटिश की जो सरकार थी उन्होंने ऐलान किया था कि उनके जो एजेंट थे ब्रिटिश की सरकार में जो उनके साथ ही थे वही इस साल्ट को ले सकते हैं और इंडियंस को इस साल्ट को लेना है तो उन्हें बहुत बड़ी एक टैक्स भरनी पड़ेगी। उनको बहुत बड़ा टैक्स भरनी पड़ेंगी उनको साल्ट लेना है तो। ऑन 12 मार्च 1930 गांधी जी स्टार्टेड द हिस्टोरिक साल्ट मार्च टू ब्रेक द लॉ एट दांडी इन गुजरात। जब 1930 में जो 12 मार्च था जब गांधी जी ने साल्ट मार्च शुरू किया था। काशी मीन्स गुजरात में गुजरात के दांडी तक साल्ट मार्च शुरू किया था गांधी जी ने। गांधी जी अलॉन्ग विथ 78 followers walked a distance of approximately 380 kilometers from Samarmati to Dandi. मीन्स गांधी जी के साथ उनके 78 फॉलोवर्स थे। मीन्स गांधी जी के साथ उनके 78 लोग थे जिन्होंने
380 किलोमीटर उन्होंने पैदल चला था साबरमती से लेकर दांडी तक। नाउ देयर इज द फैक्टास्टिक। गांधी जी फाउंडेड द साबरमती आश्रम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अहमदाबाद। में जो गांधी जी थे उन्होंने साबरमती आश्रम को ढूंढ लिया था, मीन्स ऑन द आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट मीन्स नियर बाय, मीन्स अहमदाबाद के जो पास में साबरमती आश्रम था, गांधी जी ने साबरमती आश्रम को ढूंढा था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सत्याग्रह आश्रम। उस साबरमती आश्रम को सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है, गांधी आश्रम भी कहा जाता है और हरिजन आश्रम भी कहा जाता है। So now let's read the paragraph. On 6 April 1930, Gandhi ji reached Dandi and openly violated the salt law by making salt at the seashore. 1930 की जो 1930 में जो 6 अप्रैल था, उस डेट में जो गांधी जी थे वो दांडी पहुंच गए थे और उन्होंने साल्ट का जो लॉ था उन्होंने सी शोर पर, मीन्स उन्होंने नदी के किनारे साल्ट बनाना शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने इसलिए शुरू किया था कि जो ये साल्ट लॉ बना है वो टूट सके। इवन एज पीपल वर बीइंग पुट इन जेल, मैनी अदर्स कंटिन्यूड टू ज्वाइन इन द मूवमेंट। उस मूवमेंट में से कुछ लोग जो थे उन्हें जेल में भेजा गया था और कुछ लोग जो थे वो अभी तक मूवमेंट लड़ रहे थे, मीन्स मूवमेंट में उनका हिस्सा था, मूवमेंट के पार्ट थे वो। द मूवमेंट हैड अ लार्ज इम्पैक्ट ऑन द ब्रिटिश, मीन्स उस मूवमेंट से गांधी जी नदी के किनारे सॉल्ट बनाने लगे, उससे ब्रिटिश पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। आफ्टर रिफ्यूजिंग टू सपोर्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एफर्ट्स इन वर्ल्ड वॉर II in 1942, गांधी जी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट, मीन्स फिर बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने वर्ल्ड वॉर II स्टार्ट की थी 1942 में, और गांधी जी थे उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था। और फिर अभी नेक्स्ट लाइन है, गांधी जी क्रिएटेड द स्लोगन करो या मरो, डू और डाई इन ऑर्डर टू मेंटेन इंडिपेंडेंस। गांधी जी थे उन्होंने एक स्लोगन बनाया था, स्लोगन मीन्स उन्होंने उनके फेमस वर्ड क्या थे, मीन्स उनका नारा क्या था, उनका एक जो नारा था वो था करो या मरो, मतलब डू और डाई, टू इन ऑर्डर टू अटेन इंडिपेंडेंस। उन्होंने करो या मरो, डू और डाई, उन्होंने ये नारा इसलिए दिया था, क्या है, उसकी वजह से जो इंडिपेंडेंस है वो उन्हें मिल सके। सो नाउ देयर इज द इंडियन नेशनल आर्मी। द इंडियन नेशनल आर्मी INA, ऑल्सो कॉल्ड हिंद फौज, वॉज फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II। मीन जो इंडियन नेशनल आर्मी को शॉर्ट फॉर्म है INA और उसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी कहा जाता है, मीन जाना जाता है। और ये जो इंडियन नेशनल आर्मी या फिर जो आज़ाद हिंद फौज है, ये सुभाष चंद्र बोस ने इसको बनाया था वर्ल्ड वॉर II के बीच में। इट्स स्लोगन वॉज दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन था दिल्ली चलो। द मिशन ऑफ द आर्मी वॉज टू स्वाइप आउट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उनका ये मिशन था कि वो फटाफट दिल्ली पहुँचे और वो ब्रिटिश का खात्मा कर दे, मीन्स ब्रिटिश को ख़त्म कर दे। द मलयान कैंपेन, द ब्रिंग कैंपेन एंड द बैटल्स ऑफ इम्फाल एंड कोहिमा वर फॉट बाय द INA इन साउथ ईस्ट एशिया विद द असिस्टेंस ऑफ जापानीज। मीन्स जो ये मलयान कैंपेन है, कैंपेन मीन्स अभियान, मीन्स ये जो मलयान अभियान है और जो बुर्मा अभियान है, और भी जो इम्फाल और कोहिमा के बीच में बैटल चल रही थी, मीन्स लड़ाई चल रही थी, और उसमें INA भी थे, मीन्स इंडियन नेशनल आर्मी भी उसमें थी। कहाँ चल रही थी? साउथ ईस्ट एशिया में थी। और जो जापानीज के जो लोग थे, मीन जापान के जो लोग थे, वो भी उस लड़ाई में उनका साथ दे रहे थे। द आज़ाद हिंद फौज ऑल्सो हैड अ वुमेन्स यूनिट, मीन्स आज़ाद हिंद फौज के अंदर एक वुमेन की भी यूनिट थी, मीन्स वुमेन भी जो है वो आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन कर सकती है। Although the INA came to an end with a short span of time, its role in the independence struggle of India is remarkable. Means जो INA थी, इंडियन नेशनल आर्मी थी, वो बहुत कम समय के लिए रही थी और वो जल्दी फिनिश हो गई थी, लेकिन उनका ये रोल था, मीन्स उनका ये काम था कि इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल था इंडिया के लिए, वो इंडिपेंडेंस उन्हें मिल जाए, और वो यादगार था, वो समय जो था वो यादगार था, और इंडिया को उनका जो इंडिपेंडेंस था वो मिल गया था। So till here is the chapter. So thank you for watching this video. Please like, share, and subscribe channel. Thank you for watching. Bye bye.